कार और मेजर जनरल संजय मिस्टन रक्षा विशेषज्ञ। तो सबसे पहले रूपेंद्र जी आपका रुख करते हुए, जिस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं, जाहिर तौर पर पहले भी इस तरह की स्थिति हमने देखी, लेकिन सबसे बड़ा इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है? देखिए, नेगेटिव इंपैक्ट काफी हद तक डिपेंड करेगा कि अब इजराइल क्या करता है, बट कुछ इंपैक्ट अभी क्लियर हैं। एक तो दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ेंगी, दूसरा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और तीसरा इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अमेरिका में देखिए जो प्रेसिडेंट इलेक्शन है ना बाइडेन की, उसमें सबसे एक बड़ी प्रॉब्लम बाइडेन को है कि अमेरिका में कीमतें बढ़ रही हैं। तो अमेरिका में कीमतें और बढ़ेंगी तो बाइडेन की इलेक्शन पर इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका में लोग इन्फ्लेशन से बहुत त्रस्त हैं। ये तो ग्लोबल आप मान लीजिए। उसके अलावा स्टॉक मार्केट्स गिरेंगी कल जब मार्केट्स खुलेंगी कुछ। उसके अलावा क्या होगा, इजराइल का रिस्पॉन्स देखिए। अभी ईरान ने बड़ी इंटेलिजेंटली पोजीशन किया है इस चीज को। ईरान ने कहा है यूएन को, उसने चिट्ठी लिख के दी है कि मैंने जो अटैक करा है इजराइल पर, ये मैंने अपनी सेल्फ डिफेंस पे करा है, क्योंकि इजराइल ने कुछ दिनों पहले मेरी जो एम्बेसी थी दमास्कस में, जो कि उस देश की टेरिटरी मानी जाती है, इजराइल ने उल्लंघन किया मेरे पे, तो मैंने अपनी सेल्फ डिफेंस पे किया है। अब मैं और कुछ नहीं करूंगा, बट अगर इजराइल कुछ रिएक्शन करेगा तो फिर मैं जवाब दूंगा। अब इशू ये होगी कि इजराइल कैसे रिएक्ट करेगा। जैसे आप अभी बता रहे थे, अमेरिका ने कहा है इजराइल को कि हम तुम्हारी डिफेंस के लिए पूरी तरह तुम्हारे साथ खड़े। इनफैक्ट कल भी जितने मिसाइल्स और ड्रोन्स मारे गए, उसमें अमेरिकन फोर्सेस के एयर डिफेंस सिस्टम्स, अमेरिकन फाइटर जेट्स ने इन मिसाइल्स ड्रोन्स को रोका। परंतु अमेरिका कह रहा है तुम अगर ईरान पे अटैक करोगे हम उसमें तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। अमेरिका को खतरा यह हो गया है कि इस जंग में अमेरिका खुद इन्वॉल्व ना हो जाए। यूक्रेन वॉर हो रही है, उसमें अमेरिका सपोर्ट दे रहा है सारा, बट अमेरिका लड़ नहीं रहा है। गाजा वॉर में भी अमेरिका सपोर्ट दे रहा है पर लड़ नहीं रहा है। बट इजराइल ईरान की वॉर अगर बढ़ी तो इसमें अमेरिका को लड़ने पे कंपेल हो जाना पड़ेगा। ऑलरेडी हो गया है जब उसने डिफेंस करके ईरान के मिसाइल्स और इनको गिराया है। तो ये चैलेंजेस है अमेरिका के सामने, बट इजराइल भी कुछ करेगा। हो सकता है अभी आज ना करे, कल ना करे, पर हफ्ते बाद, 3-4 दिन बाद इजराइल किसी एक टारगेटेड ईरानियन टारगेट पे फिर अटैक करेगा, क्योंकि अब दोनों की साख और प्रेस्टीज पे आ गया है ना। ईरान को ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि ईरान के अंदर हार्डलाइनर्स अपनी सरकार को कहते हैं कुछ करो, तुम्हारी प्रेस्टीज का सवाल है। उधर हूती, हिजबुल्ला, जितने भी इराकी मिलिशियाज हैं, वो देख रहे हैं ईरान तो हमारा बॉस है, और ईरान पे अटैक हो गया, ईरान कुछ नहीं कर रहा है, तो ईरान की तो साख पे बात आ गई ना। तो ईरान को तो करना पड़ा ये एक तरह से। अब इजराइल पे हो गया है तो अब इजराइल भी कुछ करेगा। कब करेगा, क्या करेगा, कह नहीं सकते। ठीक है। रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मेस्टन सर भी हमारे साथ हैं। सर, मेरे दो छोटे सवाल आपसे हैं। पहला ये कि ईरान ने इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस क्यों नाम दिया है, पहला। और दूसरा ये कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि अब दुनिया युद्ध झेल नहीं पाएगी। आपने दो उचित सवाल उठाए हैं। पहला, ये ऑपरेशन का नाम क्यों इस प्रकार रखा हुआ है। देखिए, मेरे को लगता है ये ट्रू प्रॉमिस इसलिए बोला है क्योंकि उन्होंने वादा किया था वर्ल्ड के सामने, और पूरी दुनिया ने सुना है कि वो रिटेलिएशन मेजर करेंगे। तो एक ऑपरेशन का जो नाम ट्रू प्रॉमिस है, मतलब उन्होंने करके दिखा दिया ट्रू प्रॉमिस, और अपने लोगों को भी मैसेज कर दिया है कि हमने ये करके दिखा दिया है, और इजराइल हमारा स्टेटेड दुश्मन है और इसीलिए ये हमने हमला किया है। अब सवाल उठता है कि ये हमले के बाद क्या होगा। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ तो है होगा क्या। मैं बताना चाहूँगा कि जो भी लड़ाई होती है वो कुछ कंट्रीज़ के बीच में होती हैं। रशिया यूक्रेन वॉर सिर्फ 2 देशों के बीच में है, बाकी देश भी शामिल हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वॉरफेयर सपोर्ट रोल पे। ये वाला लड़ाई जो है ये 7 अक्टूबर में शुरू हो गई थी इजराइल के बीच और ईरान के बीच, लेकिन फ़र्क ये था कि ईरान ने अपने प्रॉक्सीज यूज़ किए थे, खासकर हमास, और उसके बाद हिजबुल्ला और फिर हुती, ये लड़ाई में शामिल हो गए। ईरान इस युद्ध में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ था। अब इसका आगे क्या हो सकता है। देखिए, अगर ईरान अभी तक डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ था तो इजरायली सेना या इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू क्या चाहते थे, वो चाहते थे, जिसको मैं इंग्लिश में बोलूँगा, ब्रिंग द एनिमी टू बैटल। कहने का मतलब है जो उनका मेन दुश्मन है वो है ईरान, वो नर्व सेंटर है। जैसे आपको उदाहरण मैं देता हूं, पाकिस्तान ने हमेशा हिंदुस्तान के खिलाफ प्रॉक्सीज यूज किए टेररिस्ट, लेकिन मेन एनिमी कौन है? पाकिस्तान। इसी प्रकार यहां प्रॉक्सीज कौन यूज कर रहा था? ईरान। तो ये लड़ाई
7 अक्टूबर को शुरू हो गई थी, लेकिन 1 अप्रैल को जो ईरानी कंसुलेट पे अटैक हुआ है वो इनको बैटल में लेके आ गए हैं। इससे फायदा इजराइल को यह है कि अब वो अपने दिए हुए टाइम वक्त पे अटैक कर सकते हैं यूएस ईरान के क्या ऊपर। होगा इसमें, इस पर सबकी नजरें, क्योंकि यूएस हमेशा से कहता रहा है कि इजराइल से भी अच्छे रिश्ते हैं, इजराइल को भी सपोर्ट करना है। और लास्ट ईयर जो आपने अभी जिक्र किया, अक्टूबर में जब हमले हुए थे तो ईरान और इजराइल के बीच बातचीत कराने या समझौते की कोशिश भी यूएस की ओर से ही की गई थी। इस पर आप लोगों से मैं चीजें समझूंगी, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि हमले लगातार जारी हैं, वहीं दूसरी ओर एक के बाद एक आधिकारिक बयान भी सामने आ रहे हैं। कोशिशें ये हैं कि इस पूरे मामले को सुलझाया जा सके, में कूदा है उसको संवारा जा सके। यूएस के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने बयान दिया है कि इजराइल को ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी करनी चाहिए। ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी करे, यूएस के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन ने बयान दिया है। रविंदर सर, डेफिनेटली यस। देखिए हो क्या रहा है इसमें, हर देश में आपको दो व्यूज के लोग मिलेंगे। अमेरिका में भी कुछ लोग हैं जो बाइडन के सरकार में हैं, वो इजराइल को कह रहे हैं आप शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बट अमेरिका में भी एक सेक्शन है बड़ा, जो बोल्टन जो है फॉर एग्जांपल ये कह रहे हैं कि इजराइल को अब जवाब में ईरान को बहुत बड़ा जवाब देना चाहिए। तो डिपेंड करेगा कि कौन सा पक्ष की ओपिनियन ज़्यादा हावी हो जाता है। सिमिलरली इजराइल के अंदर भी ये चल रहा है उनकी वॉर कैबिनेट में फिलहाल इस समय, कि हम किस तरह का जवाब दें, अभी हम रुकें या अभी हम इसके दुगना चौगुना जवाब दें वापस। तो ये दोनों तरफ चलेगा, पर डिपेंड करेगा कि विच साइड विन्स आउट। इजराइल मेरे विचार से फिलहाल अभी हो सकता है शायद बड़ा अटैक ना करे, जैसे जॉन बोल्टन कह रहे हैं कि ईरान के न्यूक्लियर उस पर करो। बट बात यह है, जैसे जनरल मिस्टर ने बता रहे थे, देखिए मेरे को जो दिखता है इजराइल गाजा वॉर में फंस गया है। शुरू से इजराइल ने कहा था कि मैं पूरा हमस मिलिट्री मिटा दूंगा, नहीं मिटा पाया। हॉस्टेज निकाल दूंगा, नहीं निकाल पाया। तो नेतन्याहू इस वॉर को डिस्ट्रैक्ट भी कर रहा है गाजा के दूर, लेबनान की तरफ, हिजबुल्लाह की तरफ। और इजराइल तो कहता है कि ईरान एक ऑक्टोपस है। ईरान ऑक्टोपस यानी उसका हेड तो है ईरान, पर जो 8 उसके वो होते हैं, लिम्स होते हैं, तो हूती है, हिजबुल्लाह है, इराकी मिलिशियाज हैं, ये हैं वो हैं। तो ये तो लिम्स हैं, पर हेड ऑक्टोपस का ईरान है। तो मेरे को उसके हेड को निकालना है। और एक चीज़ और, ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने की तरफ तेजी से बढ़ चुका है। इजराइल को अल्टीमेट प्रॉब्लम, चिंता, वरी, खतरा यह है कि ईरान पे न्यूक्लियर वेपन आ जाएगा। तो ये गाजा वॉर ना भी हो रही होती ना, और ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, तो इजराइल ईरान पर अटैक करने का बहुत चांस था उसके न्यूक्लियर वेपन को रोकने के लिए। अब ये गाजा वॉर शुरू हो गई, वो एक अलग चीज शुरू हो गई। तो उस वॉर को बढ़ा करके एक चीज और हो सकती है अभी, कि लेबनान से हिजबुल्लाह जो है, अभी आप देख रहे हैं वो ईरान के सपोर्टेड ऑफ कोर्स। गोलन हाइट्स जो है इजराइल के अंदर, वो ऑक्यूपाइड टेरिटरी जो उसने सीरिया से ली हुई है, टेक्निकली वो इजरायली टेरिटरी नहीं है। तो ये भी कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह द्वारा गोलान हाइट्स पर बड़ा अटैक किया जाएगा, क्योंकि उसमें फिर भी देखिए लीगली ये सारा गेम भी चल रहा है कि इजराइल की टेरिटरी है, वो तो डिस्प्यूटेड इंटरनेशनल टेरिटरी है, वहां पे अटैक, इजराइल के ऊपर अटैक नहीं माना जाएगा, बात यूएन काउंसिल में जाएगी। तो ये सारी गेम्स चलेंगी अभी आने वाले वक्त में फिलहाल। और इस बीच बहुत बड़ी खबर सामने आ रही, ईरान की संसद में जश्न मनाया गया है। तेहरान में ईरानी नागरिकों ने जश्न मनाया। इजराइल पर हमले के बाद वहां से जश्न मनाने की तस्वीरें सामने आ रही। ईरान ने जिस तरीके से हमला किया, उसके बाद ईरान की संसद में जश्न मनाने की तस्वीरें सामने आई है। तेहरान में ईरानी नागरिक जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जब हमास के आतंकियों ने इजराइल पर अटैक किया था, तब भी ईरानी संसद में मनाया गया था। और देखिए ये सड़कों पर देखिए ईरानी नागरिक हाथों में झंडा लहराते हुए जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। इजराइल पर हमले के बाद की ये जश्न मनाने की तस्वीरें देखें। ईरान की संसद में एक तरफ जहां देख पा रहे हैं आप, तमाम यहां पर जो सांसद हैं वो जश्न मना रहे हैं इजराइल पर अटैक के बाद, और ईरान की सड़कों पर भी कुछ इसी तरह का जश्न मनाने का माहौल देखा जा रहा है। और संजय सर का रुख करते हुए, संजय सर, ये जश्न मनाने की तस्वीरें सामने आ रही। इससे पहले भी हमने देखा था कि जब अटैक किया गया था हमास के आतंकियों की तरफ से इजराइल पर, तब भी इसी तरह के जश्न मनाने की तस्वीरें सामने आई थी। आखिर ये जश्न मनाने का जो माहौल है वो कब तक रुकेगा? क्योंकि इस तरह से तो जंग के हालात और उत्पन्न होंगे, खींच होगी आखिरकार इजराइल में कि यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है अटैक के बाद। जो ये जश्न मनाया जा रहा है और ये कब रुकेगा,
देखिए, जब हमास ने 7 अक्टूबर को अटैक किया था, आपको याद होगा पूरे हमास में